राशि में देते हैं उसे हमने अपराध से दूर कर दिया है, उसे हमने फाइन यानी अर्थदंड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा जो कुछ भी अपराध हैं अगर वो बहुत ज़्यादा होंगे या जितने भी अपराध होंगे उसमें हम देखेंगे कि उनको कारावास 2 वर्ष तक दिया जा सके और शायद उसे भी हम निधि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थदंड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई पेनल्टी नहीं है जो अपनी देश के बाहर इमूवेबल असेट्स को यानी परिसंपत्तियों को, प्रॉपर्टीज को नहीं बताते हैं। उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि वो अगर मुकदमेबाजी में नहीं पड़ना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर 2024 से अगर खुलासा करते, इसको खोलते हैं, इसके बारे में बताते हैं तो उन्हें इससे हटा दिया जाएगा। कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियों के संबंध में बहुत सी ऐसी सहकारी समितियां हैं जो दूध, सब्जियां और इस तरीके के उत्पादों में सम्मिलित हैं। उसमें जो उन पर टैक्स लगता है उसमें हम कमी ला रहे हैं, खासकर कैटल फीड यानी भेड़ों के पालन से संबंध में या पशुपालन के संबंध में इससे बाहर करती हूँ और साथ ही साथ डिविडेंड यानी लाभांश के संबंध में जो आय है उससे इन कोऑपरेटिव्स को इनमें शामिल करती हूँ और ये कहती हूँ कि वो इसे अपने सदस्यों में बांट सकें और 3 वर्ष के लिए जो कुछ भी लाभांश है उनको देखते हुए अधिसूचित राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के मिशन के तहत हम 31 जनवरी 2026 तक इन्हें छूट देंगे। ये छूट जो दी जाएगी वो लाभांश के क्षेत्र में दी जाएगी जिसे बाद में वो अपने सदस्यों को ही वितरित करेंगे और इसके अलावा जैसे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर हैं, भारत सॉफ्टवेयर के विकास में वैश्विक नेतृत्व में है और आउटसोर्सिंग सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में और सेवाओं में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम यही कहना चाहेंगे कि काफ़ी आगे है। सॉफ्टवेयर विकास में हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संपर्क रखते हैं, लिंक्ड हैं और हम इसे एक वर्ग में रखेंगे जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवाएं, प्रौद्योगिकी की सेवाओं से संबंधित, जिसमें हम 51.5% के तौर पर हम इन सेवाओं को शुरू करेंगे। IT सेवाओं को हम काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ा रहे हैं जिसमें 51 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए हम शुरू करने की बात कर रहे हैं। IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for IT से संबंधित सेवाओं में सेफ हार्बर हम एनेबल्ड रूल्स के जरिए शुरू करेंगे जिसमें इस तरीके के अधिकारियों को लगाया जाएगा। IT सर्विसेज अगर किसी कंपनी में शुरू होती हैं तो इस तरीके का जो सुरक्षित हार्बर है ये 5 वर्ष के लिए लगातार उस कंपनी की इच्छा पर उसे दिया जा सकता है और अगर कोई कंपनी APA हस्ताक्षरित करती है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो मैं एक दिशा के रूप में यूनिलैटरल APA शुरू करूंगी 2 वर्ष की अवधि में और इसे आगे 6 महीने की अवधि तक लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा मॉडिफाइड रिटर्न्स के क्षेत्र में भी जो हमारी NTTA जो APA में आती हैं उन्हें एसोसिएटेड यानी संबंधित एंटिटीज के रूप में देखा जाएगा। असेसमेंट के क्षेत्र में जो हमारा महत्वपूर्ण ढांचागत विकास है, अवसंरचना है, डेटा सेंटर है, इसको देखते हुए हम ये प्रस्ताव करते हैं कि हम कर की छुट्टी जिसे टैक्स हॉलिडे कहा जाता है उसे उपलब्ध कराएंगे जिसमें क्लाउड सर्विसेज हमारे उपभोक्ताओं को वैश्विक स्तर पर और डेडिकेटेड यानी समर्पित सेंटर्स में दी जाएगी। ये जो सेवाएं हैं ये भारतीय कस्टमर्स को दी जाएगी जिसे रीसेलर एंटिटी के रूप में निर्धारित किया जाएगा और मैं ये भी प्रस्तावित करती हूँ कि मैं 15% का एक सुरक्षित हार्बर उन कंपनियों को दूंगी जो डेटा सर्विस सेंटर्स हमारे देश को उपलब्ध कराती हैं और
समय पर लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए मैं कोशिश करूंगी जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं वो अगर किसी भंडारण गृह में अपने उत्पाद को रखते हैं तो मैं 5% की छूट देती हूँ। इसके अलावा जो रेजोल्यूट टैक्स है जो 0.7% है, उसमें हम देखते हैं कि जितने भी हमारे अधिकार क्षेत्र हैं, जुरिस्डिक्शन हैं, वहाँ पर ये थोड़ा कम है। तो इस विनिर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मैं आयकर की 5 वर्ष के लिए नॉन रेजिडेंट्स को छूट देती हूँ जो इस तरीके के इक्विपमेंट्स, वस्तुएं, उपकरण का निर्माण करती हैं जो इस बॉन्डेड जोन में अपना उपकरण बना रहे हैं। इसके अलावा मैं उनको इस बात के लिए बढ़ावा देती हूँ कि वो भारत में काम करें। मैं उन्हें वैश्विक नॉन इंडिया सोर्स्ड आय पर छूट देती हूँ। नॉन रेजिडेंट इंडियन को छूट देती हूँ अगले 5 वर्षों के लिए हमारी अधिसूचित योजनाओं के तहत। मैं इस बात का प्रस्ताव देती हूँ कि मैं ऑल्टरनेट टैक्स, जिसे हम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट कहते हैं, उसमें हम एक अंदाजे के आधार पर, प्रिजम्पटिव आधार पर जो छूट लेते थे उसको हम सुदृढ़ीकरण उसका करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और जो प्रत्यक्ष कर एजेंसी है उन्हें इनकम को जोड़े जाने, उसका आकलन करने, डायरेक्ट टैक्स ICDS जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है उसे IND-AS के साथ समेकित करती हूँ। सेल्फ अकाउंटिंग की जो जरूरत है उसमें हम उसे यहाँ से हटा रहे हैं 2026-27 के वित्त वर्ष से। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मिशन है, जिसे हम होम ग्रोन अकाउंटिंग एंड एडवाइजरी फर्म हैं, जिन्हें हम वैश्विक लीडर्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम ऐसे अकाउंटेंट्स देंगे ताकि उन्हें सुरक्षित हार्बर रूट्स दिए जा सकें। अन्य करों के मामले में वाइप कर को हम बढ़ाएंगे और उसे यहाँ लाया गया था बाय बैक रूट के जरिए, प्रमोटर्स के जरिए उसे यहाँ लाया गया था। हमारे जो अल्पसंख्यक शेयर धारी हैं, मैं सब तरीके के शेयर धारियों को पूंजीगत लाभ से जोड़ती हूँ और उन्हें इंसेंटिवाइज यानी उद्दीपक देती हूँ। और उद्दीपक ना देने के संबंध में खासकर उन लोगों को जो टैक्स नहीं भरते हैं उन्हें एडिशनल बाय बैक पैक्स देती हूँ और इससे ये काफ़ी बेहतर रहेगा। ये 22% तक टैक्स हमारे कॉर्पोरेट्स प्रमोटर्स के लिए दिया जाएगा और नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए ये 30% रखा जाएगा। जो कुछ भी खास जो सेलर्स हैं, जो खास गुड्स बेचते हैं, वस्तुएं बेचते हैं, जैसे शराब या खनिज, इस तरीके के पदार्थों में उसे 2% तक कम किया जाएगा। ये 5% से 2% कर दिया जाएगा। मैं इस बात के लिए यहाँ पर घोषणा करती हूँ कि 0.05% से अब मैं इसे 0.052% करती हूँ और अन्य जितने विकल्प हैं उनको देखते हुए मैं ये प्रस्ताव 1.5% से अब 0.1% और 0.12% तक करने की यहाँ पर घोषणा करती हूँ। जहाँ तक एडिशनल टैक्स लैंडस्केप की बात है, हमारे अतिरिक्त कॉर्पोरेट्स के लिए उनको हम सरलीकृत प्रक्रिया दे रहे हैं ताकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे सकें, बजाय इसके कि वो अपनी चीज़ें, अपने कारोबार को कम करें या अनुमानों को कम करें। तो इसीलिए इसके लिए हम ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट शुरू कर रहे हैं जो कि मिनिमम टैक्स क्रेडिट को कम करेगा। उसमें हम उन कंपनियों को ये दे रहे हैं और नए रेजिम में इसे देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स जो दिया जाना है उसे हम घटाकर 1/4 कर दें। मैट टैक्स को अंतिम रूप से कर माना जाएगा ताकि किसी भी तरीके से 1 अप्रैल 2026 तक किसी तरीके की देयताएं ना हो, इस तरीके की एक्यूमुलेशंस ना हो और
from the current MAT rate ये of जो मैट 15%. रेट 15% है, इसे घटाकर 14% किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड करदाता हैं, उनको देखते हुए मार्च 2026 में जो सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, उन्हीं असेस पर उन्हें अभी भी सुविधाएं दी जाएंगी। अप्रत्यक्ष कर, अब मैं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कुछ प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत करूंगी। पहला तो ये कि एक्साइज का जो उत्पाद शुल्क से संबंधित जो हमारा काम है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, निर्यात को बढ़ावा देना, उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और अन्य तरीके की योजनाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना। तो जो हमारी सीमा शुल्क से संबंधित योजना है, उसकी जो छूट है, उसमें मैं कुछ छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। कुछ ऐसे उत्पादों पर जो भारत में बनाए जाते हैं या जिनका निर्यात बिल्कुल ना के बराबर है, इसमें हम इसमें जो शुल्क की दर है उसको देखते हुए हम कुछ प्रभावी दरें इसमें दे रहे हैं, हमारे कस्टम्स के क्षेत्र में दे रहे हैं, और जो कुछ भी हमारा कर का शेड्यूल है उसके तहत दे रहे हैं। ये हमारी पूरे प्रस्ताव हैं। पहला तो ये कि समुद्र से संबंधित उत्पाद, वस्त्र से संबंधित उत्पाद, जूट से संबंधित उत्पाद, इसके लिए जो कुछ खास विनिर्दिष्ट इनपुट्स के साथ हैं, जैसे हमारे समुद्र से संबंधित खाद्य पदार्थ, उसे 1% से अब 3% उसकी FOB मूल्य के आधार पर पिछले 3 वर्षों के लिए निर्धारित करती हूँ, और जो पिछले 3 वर्षों में थे उसे अब निर्धारित करती हूँ। इसके अलावा हमारे कुछ और यहाँ पर इनपुट्स दिए गए हैं, जिसमें चमड़ा है या कृत्रिम फुटवेयर है, जूते चप्पल हैं। इन सब को देखते हुए मैं इस पर भी जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम करती हूँ। हमारे जो अंतिम उत्पाद हैं, वो जो उसके निर्यात पर, चाहे वो चमड़ा हो, चाहे वस्त्र हो या कृत्रिम फुटवेयर हो, उन सभी को देखते हुए उनके निर्यात की स्कीमों को आगे विस्तृत करती हूँ, बढ़ाती हूँ। जहाँ तक पूंजीगत वस्तुओं की बात है, या बैटरीज हैं या सेल्स हैं या लिथियम की जो बैटरीज हैं, सेल्स हैं, या ऊर्जा से संबंधित बैटरी सेल्स का जिसमें ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना है, उसकी जो आयातित जो शुल्क है उसको मैं कमी करती हूँ। और इस तरीके के इस वर्ग की जो चीज़ें हैं उन पर मैं आयात का सीमा शुल्क कम करती हूँ। कस्टम्स ड्यूटी जो हमारे ऐसी वस्तुओं के आयात के संबंध में है, खासकर परमाणु ऊर्जा के संबंध में, तो जो 2025 में योजना शुरू की गई थी और सभी परमाणु प्लांट्स के संयंत्रों के लिए इसे शुरू किया गया था, उसको देखते हुए बहुत से हमारे क्रिटिकल मिनरल्स में हमारी मूलभूत सीमा शुल्क जो खासकर आयातित वस्तुओं के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है महत्वपूर्ण खनिजों के उत्खनन के लिए, जैसे ग्लास या इस तरीके के पदार्थ, उन पे सीमा शुल्क में कमी लाती हूँ। ऐसे ही बायोगैस पे भी मैं सीमा शुल्क में कमी लाती हूँ, खासकर जो CNG बायोगैस के साथ मिलकर बनती है उसकी सीमा शुल्क, उसके उत्पाद शुल्क पर मैं कमी लाती हूँ। इसके अलावा जो हमारी मूलभूत कस्टम्स ड्यूटी है उसको देखते हुए बहुत से सिविलियन ट्रेनिंग इसमें की गई हैं। हमारे सिविलियन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट वायुयान शुरू किए गए हैं और इस पर हम आधारभूत सीमा शुल्क इस पर कम करते हैं। उन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के लिए जो इन वायुयानों के अनुरक्षण, उनके रखरखाव, उनके कुल मिलाकर उनकी सभी सेवाओं से संबंधित जो उपकरण हैं, वो इन वायुयानों पर उन पर सीमा शुल्क कम करती हूँ। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मैं आधारभूत कस्टम ड्यूटी को कम करती हूँ और माइक्रोवेव ओवन्स के विनिर्माण में शुल्क को कम करती हूँ। विशेष आर्थिक जोन, इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो क्षमता निर्माण के क्षेत्र में जो हमारे विनिर्माण यूनिट हैं विभिन्न जोनों में हैं, वो उनमें काफ़ी अड़चनें आती हैं। तो मैं ये प्रस्ताव देती हूँ कि मैं एक बार एक ऐसा
ऐसी सुविधा दूंगी जहां पर जो ये विनिर्माण से संबंधित यूनिट्स हैं जो विशेष आर्थिक जोनों में हैं, SEZs में हैं, उन्हें कुछ कंसेशनल रियायती दरें प्रदान करती हूँ। ये एक बार के लिए दी जा रही है। ये केवल उतना ही अनुपात तक सीमित होगा जितना वो निर्यातित करेंगे, और इसके अलावा जो भी विनियामक बदलाव हैं उनमें जितनी भी बराबरी के तौर पे वो कारोबार कर सकें, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें दी जा सके, उस पे भी हम काम करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो कुछ भी आयात किया जाता है किसी के अपने इस्तेमाल के लिए, उस पे मैं सीमा शुल्क कम करती हूँ, टैरिफ कम करती हूँ, और ऐसा सामान जो 20% जिस पर सीमा शुल्क था वो अब 10% किया जा रहा है। इसके अलावा मैं उन मरीजों को जो कैंसर से पीड़ित हैं उनको ये छूट देती हूँ कि सीमा शुल्क पर हम रियायत देंगे 17 दवाइयों के क्षेत्र में जो बाहर से आयातित की जाएंगी। इसके अलावा मैं बहुत सी ऐसी बीमारियों को जो बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही अलग तरीके की बीमारियां हैं, उनमें भी मैं दवाइयों पे, ड्रग्स पे और ऐसे इक्विपमेंट्स यानी उपकरण पर जो उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनके इलाज के लिए, उस पर भी मैं सीमा शुल्क कम करती हूँ। हमारा जो वैश्विक कारोबार है वो हमारे जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके साथ चल रहा है। जो विकसित भारत की हम जो मार्ग है उस पर अग्रसित हैं, और हम ये चाहेंगे कि जो कारोबार है वो ज़्यादा तेज़ी से हो सके। इसके लिए हम कम से कम उसमें हस्तक्षेप करने की नीति ला रहे हैं। और इसके अलावा टियर 2, टियर 3 प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर्स जिन्हें AEOs कहा जाता है, उनके लिए सीमा 15 दिन से 30 दिन बढ़ाती हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी विनिर्माण करने वाले लोग इकाई